बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन देख लिए थे। फर्स्ट हम लोगों ने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड देखा था हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि जब कभी भी एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर अपन कनेक्शन करते हैं तो इस टाइप के जो कनेक्शन होता है या कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा था कि सारे जितने भी कैपेसिटर है सभी की पॉजिटिव प्लेट को वन एंड पे और सभी कैपेसिटर्स की नेगेटिव एंड को अनदर एंड पे कनेक्ट कर दो, ठीक है ना, या नेगेटिव प्लेट को अनदर एंड पे कनेक्ट कर दो, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना बेटा। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी इसमें, जैसे कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो सबसे छोटे से भी छोटा होता है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब ऐड होते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है इक्विवेलेंट होता है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बोलो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलो, ठीक है, और या फाइनल कैपेसिटेंस बोलो, सबका मतलब एक ही है बेटा, ठीक है ना, सी इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा जो इंडिविजुअल कैपेसिटर होता है उससे भी बड़ा आंसर आता है, ये हम लोगों ने देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम फ्लो होता है, जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे उनमें चार्ज सेम होगा, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं उन सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, ये पहचान है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ ट्रिक बताई थी, जैसे कि टू कैपेसिटर्स हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर सेकंड मैंने आपको बताया था कि अगर 3 कैपेसिटर है तो उसमें भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो होता है C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, और ये फार्मूला भूल जाओ तो हमारे पास वो एक जो बेसिक फार्मूला जो होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन, वो तो है ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर 2 कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कितना आता है। अच्छा, 2 कैपेसिटर्स हैं और वो सेम कैपेसिटी के हैं, मान लो C कैपेसिटी के हैं, 2 कैपेसिटर C, तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है C/2। इन द सेम वे अगर 3 लगे हुए हैं सीरीज में तो इन तीनों का कैसा आएगा बेटा, C/3, अगर वो सेम कैपेसिटेंस के हैं तो, ठीक है। 4 लगे हुए हैं तो C/4, n लगे हुए हैं तो C/n। ये सब मैं ऑलरेडी आपको लिखवा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। टेस्ट आप लोगों का पता नहीं कैसा रहा कैसा नहीं रहा, अभी वो पता चलेगा, ठीक है ना बेटा। तो देखते हैं उसको। तो कैपेसिटर को ओपन आगे बढ़ा। नेक्स्ट जो सिलेबस होगा नेक्स्ट उसका नेक्स्ट संडे का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी हद तक ऐसा है कि बंडी नहीं, कैपेसिटर तो आएगा ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा, कैपेसिटर जो रनिंग चैप्टर है वो आएगा, और 11th का कोई एक चैप्टर आएगा, जहाँ तक अभी मैं समझ रहा हूँ 1D आएगा, ठीक है ना, वो आपको बता दिया जाएगा। अगर 11th का चैप्टर आएगा तो उसका वेटेज होगा लगभग 20%, बाकी जो करंट चल रहा है उसका परसेंट होगा 80%। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा ताकि आप पुराने जो चैप्टर्स हैं ना उनको भूलो ना, अपने को पकड़ के रखना है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ओपन नीट एग्ज़ाम देना है अपने को 2021 में, है ना। तो अपने को पुराना जो अपन 1 साल पढ़ा है उसको भूलना नहीं है, उसको संभाल के रखना है, ठीक है ना बेटा। तो उसका रिवीजन आप भी अपने लेवल पे रिवीजन का कभी टाइम मिल रहा है तो करते रहो, ठीक है ना। चलो, और अपन आगे की अपना जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं, और आज प्रैक्टिस ही करेंगे पूरे में। आज कॉम्बिनेशन की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देता आपको पहले, उसके बाद कैपेसिटर पढ़ा था तो इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती,
ठीक है ना। लेकिन अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि अभी अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा, तो वहाँ की सर्किट भी सॉल्व नहीं की है। वहाँ की सर्किट सॉल्व नहीं की है तो बहुत से बच्चों को अभी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अपन धीरे धीरे सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, कैसे क्या सब चीज़ों की मीनिंग होते हैं, वो सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है ना बेटा। तो आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देखो आप, लास्ट टाइम हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे बेसिक से ही चलेंगे। ठीक है ना। देखो 3 कैपेसिटर्स और ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर्स of equal capacitance three capacitors of equal capacitance when connected in series have net capacitance C1 and when connected in parallel have net capacitance C2. What is the values of C1 upon C2? What is the values of C1 upon C2? ये अपने से बोला बेटा, उसने पूछा है C1 और C2 का रेशो पूछा है। तो एक्चुअली 3 कैपेसिटेंस दिए हैं उसने। कितने दिए हैं बेटा? 3। तीनों की कैपेसिटी सेम है। ठीक है ना। तो मान लेते हैं लेट कैपेसिटी ऑफ ईच कैपेसिटर इज C। देन अब उसने बोला है जो सीरीज में है उसको C1 बोला है शायद, उसने बोला है सीरीज वाले को C1 बोला है। तो C1 मैंने आपको बोला 3 कैपेसिटर, C कैपेसिटी क्यों, सीरीज लगा तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? C/3 है ना। तो अपनी C1 की वैल्यू तो आ गई C/3। क्यों, कैसे किया हम लोगों ने? मैंने आपको बताया अगर इक्वल कैपेसिटेंस के 2 लगेंगे तो C/2 आएगा, इक्वल कैपेसिटेंस के अगर 3 लगेंगे तो C/3 आएगा। वैसे ही किया है। और ऐसे भी किसी को समझ नहीं आया तो 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। उससे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, ये तो सीरीज में हो गया। इन सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में ही हो जाएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें तो C2 बोल रहा है और 3 कैपेसिटेंस से पैरेलल में ऐड हो जाते हैं तो कितने हो जाएंगे बेटा? 3C। ये आ गया। अपने से इन दोनों का रेशो पूछा है तो C1/C2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो C1/C2 ये तो है C/3, तो ये लिखा C/3 अपॉन ये है 3C, ये रहा 3C, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन, इसका तो C1/C2 = आ गया बेटा, C से तो C कैंसिल हो जाएगा, 1/9। इन दोनों का रेशो आ गया 1:9, C1/C2 का। ठीक है ना। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, धीरे धीरे ही अपन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। अभी इसको लिखो, फिर क्वेश्चन को अगले को करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। चलो अब लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। देखो इन गिवन फिगर in given figure each of the uncharged capacitors has a capacitance of 25 microfarad. What charge will flow through the meter M? What charge
will flow through the meter M when the switch S is closed. When the switch S is closed. When the switch S is closed. ठीक है ना बेटा? तो अपने को देखो ये एक डायग्राम दिया हुआ है और उसने अपने से पूछा है कि जो M एक मीटर है उसमें से कितना चार्ज फ्लो होगा। ऐसा ये की है, इसको की बोलते हैं ना। यहाँ पे लगा हुआ है मीटर M, ये M मीटर है और 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इस तरीके से। इस तरीके से हर एक की कैपेसिटी C है। हर एक की कैपेसिटी कितनी है बेटा? C है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, ये दोनों टर्मिनल है A और B। अब यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देंगे ना, तो ये है 4200 वोल्ट लगा, ये बैटरी लगा रखी 4200 वोल्ट की। अपने से इसमें से चार्ज फ्लो पूछा है कि कितना होगा। तो देखो बेटा, ये पूरा सर्किट ऐसे कंप्लीट, जैसे इस की को प्रेस करें, यहाँ बैटरी लगी हुई है, पूरा सर्किट ऐसा है ना। तो अपन सबसे पहले क्या लिखें, देखो इन तीनों जो कैपेसिटर्स हैं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, ठीक है। और मतलब इन तीनों की जगह अपन कितना कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर लगा दें ताकि अपना काम हो जाए। मतलब अपन ये चाहते हैं इन तीनों को हटा के सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दें, तो उसकी कितनी कैपेसिटी का लगाना पड़ेगा, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लो, है ना। तो ये 3 की जगह सिर्फ एक लगा दें, तो पहले तो सी इक्विवेलेंट निकाल लो। सी इक्विवेलेंट पता चलेगा, वोल्टेज पता है, तो Q जो टोटल चार्ज बैटरी देगी वो Q इज इक्वल टू लिखेंगे सी बी। सी कौन सा लिखेंगे? सी इक्विवेलेंट वाला। तो अपन Q लिखेंगे सी इक्विवेलेंट इंटू भी उसने अप्लाई कर रखा है बैटरी का, सी इक्विवेलेंट अपने को निकालना है, ठीक है। तो Q पता चल जाएगा जो बैटरी टोटल चार्ज देगी वो, ठीक है ना बेटा। तो अपन सबसे पहले निकालें सी इक्विवेलेंट। अब देखो, अब अपने को ये पता करना है सीरीज में है कि पैरेलल में है तीनों। तो ये तीनों कैसे हैं बेटा? पैरेलल में है। कैसे हैं? देखो इन तीनों की जो सेम प्लेट है वो एक एंड पे, देखो ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, तीनों एंड सेम है। अगर ये A है तो ये भी A है और ये भी A है, सेम पॉइंट है। इन द सेम वे अगर ये B है तो ये भी B है और ये भी B, क्योंकि बीच में कुछ और नहीं है ना बेटा, प्लेन वायर जोड़ा हुआ है। प्लेन वायर जोड़ा हुआ है मतलब वो पॉइंट सेम है, डिफरेंट नहीं है। बीच में अगर कुछ और लगा देते, रेजिस्टेंस लगा देते, एक आध कैपेसिटेंस और लगा देते, फिर नहीं होते ये पॉइंट सेम, ठीक है ना। तो अब देखो सभी की, देखो सबके मान लेते हैं ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो देखो ये सब नेगेटिव 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 सब एक साथ जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव 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 एक साथ जुड़े हुए, तो सबके सब कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। तो ये जो तीनों के तीनों हैं ये हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सी तीनों की इक्वल कैपेसिटी है, तो ये सी इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा इनका? C/N होता है, मतलब C/3 हो जाएगा। इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया हमारे पास C/3। अच्छा पैरेलल में है ना, ये तो पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा, है पैरेलल में होते हैं तो ऐड हो जाता है, तो ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा? 3C। तो ये आ गया 3C, ठीक है ना। अब C इक्विवेलेंट पता चल गया अपने। अब अपन लिखे Q, ये जो मान लेते हैं बैटरी चार्ज, इसको जैसे क्लोज किया, मान लेते हैं तो बैटरी दे रही है चार्ज Q, तो वो चार्ज Q यहाँ से फ्लो होते हुए फिर जाएगा कैपेसिटर में, तो यहाँ Q चार्ज आएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? C इक्विवेलेंट इंटू V। तो Q इज इक्वल टू, C इक्विवेलेंट हो गया 3C इंटू V। Q इज इक्वल टू 3, C की वैल्यू उसने दी हुई है क्या नंबर के फॉर्म में? 25 माइक्रोफैराड। तो 25 माइक्रोफैराड है, तो माइक्रो पीछे रहने दो, है ना। और ये V की वैल्यू कितनी? 4200, ठीक है ना बेटा। तो इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? ये माइक्रो में चल रहा है, माइक्रो कूलम आंसर आएगा, क्योंकि अपन ने माइक्रो, ये जो माइक्रोफैराड किया था ना, इसका माइक्रो इधर बाहर लिख दिया। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 75 इंटू 42 कुछ सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पाएगा 315 मिली कूलम। ये माइक्रो को भी कन्वर्ट कर लेंगे, 350 मिली कूलम।
तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, आया कि नहीं आया? पहले अब इसको नोट करो, फिर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे। करो इसको नोट जल्दी से। और देखो बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे, तो देखो कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड by battery in the arrangement given below, ठीक है ना। और ये सर्किट दिया हुआ है अपने को इस तरीके से, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ये C1 दिया हुआ है बेटा 5 माइक्रो फैरड, और ये C2 दिया हुआ है 6 माइक्रो फैरड, है ना। अपने से पूछा है चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी कितना चार्ज दे रही है, तो ये अपने को ऐसे लगा हुआ है सर्किट। अब आप वीडियो को पॉज कर लेना एक बार, तो ठंडे दिमाग से ये सोचो बेटा, वीडियो को पॉज करने के बाद, ठंडे दिमाग से वीडियो को पॉज करने के बाद ये सोचो कि सीरीज अरेंजमेंट है कि पैरेलल अरेंजमेंट है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप अपने से पहले वीडियो को पॉज करके इसको सोचो, तरीका मैं बता चुका हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। दूसरा तरीका, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी की एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से जुड़ी रहती है, ठीक है ना। और पैरेलल में सभी की पॉजिटिव एक साथ, नेगेटिव एक साथ जुड़ी रहती है, इस तरीके से। तो अब वीडियो को पॉज करके पहले तो आप इसको सोचो, फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, ये बैटरी है, ये इसकी है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है इसकी नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो देखो, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पॉइंट, मतलब ये नेगेटिव प्लेट हो गई और ये नेगेटिव प्लेट हो गई, है ना। और ये पॉजिटिव है तो ये वाला वायर पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव हो गई, और ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव हो गई। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 नेगेटिव प्लेट्स हैं, नेगेटिव प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये पॉजिटिव प्लेट एक वायर के दूसरे को पॉजिटिव से जुड़ी हुई है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों की पॉजिटिव प्लेट एक एंड पे जुड़ी हुई है और दोनों की नेगेटिव प्लेट अनदर एंड पे जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब ये दोनों कैसे हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपन इसको री ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव को एक साथ जोड़ देंगे, पॉजिटिव प्लेट को एक साथ जोड़ देंगे, है ना। तो देखो अपना न्यू जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। मान लेते हैं पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पॉजिटिव को एक एंड से देखो, इसका पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। देखो ये बैटरी लगा दो, यहाँ पे ऐसे लगा दो बैटरी, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये अब नया डायग्राम बन गया। अभी अपने को पहचानना आना चाहिए, इसको समझना। सर्किट को रीड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको पहचान के रीड्रॉ करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाओ, फिर सॉल्व करो। अब ये मान लेते हैं C1 इज इक्वल टू 5 माइक्रो फैरड है, C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रो फैरड है। अब ये दोनों कैसे हैं बेटा, पैरेलल में, है ना। तो ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इनका इक्विवेलेंट आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2,
तो लिखेंगे 5 + 6 माइक्रो फैरड। माइक्रो लिखना नहीं भूलना, ध्यान रखना, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ है। तो सी इक्विवेलेंट आ गया बेटा इन दोनों का 11 माइक्रो फैरड। ये आ गया हमारे पास 11 माइक्रो फैरड, ठीक है। और उसने जो चार्ज पूछा है कि भाई बैटरी ने कितना चार्ज दिया, मान लो कि Q चार्ज दिया, बैटरी ने कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया, ठीक है ना। तो Q = क्या लिखेंगे, सी इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि बैटरी से पूरा टोटल चार्ज लिख रहे हैं। तो ये पूरा चार्ज लिखेंगे होल, उस पर क्या लिखेंगे, होल कैपेसिटेंस पूरे सर्किट का, वो कितना है, सी इक्विवेलेंट। और पूरे सर्किट पे होल बड़ी वाली बैटरी कौन सी लगाई, 10 वोल्ट। एक ही लग रही है, ज्यादा लगती तो फिर देखते हैं, अभी तो एक ही लग रही है। तो C × V। तो Q की वैल्यू आई बेटा यहाँ से, सी इक्विवेलेंट है 11 × 10⁻⁻⁶ × 10। तो इसको लिख सकते हैं 110, इसको माइक्रो लिख लो, माइक्रो कूलम। 110 माइक्रो कूलम आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना, धीरे धीरे हौले हौले बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे आगे। इसको नोट करो और आगे क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना और फील होगा। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो बेटा 3 capacitors C1, C2 and C3, 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected to a 6-volt battery, are connected to a 6-volt battery as shown in figure. Find the charges on the 3 capacitors. Find the charges on the 3 capacitors. Find the charges on the 3 capacitors. अब ये देखो एक नई वैरायटी क्वेश्चन, इसको देखते हैं। देखो बेटा ये सर्किट दिया हुआ है हमको, इस तरीके से। ये C1, ये C2 है और ये C3 है। ये 5 माइक्रो फैरड है, ये 5 माइक्रो फैरड है, ठीक है ना। वो बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। बैटरी का जो बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है हमेशा, छोटा वाला टर्मिनल हमेशा नेगेटिव होता है ना, ध्यान रखना। और ये C1 दिया हुआ 10 माइक्रो फैरड। आपने से ये पूछा है बेटा हर एक कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज जाएगा, ये पूछा है उसने। हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज जाके स्टोर होगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसको सोचते कैसे हैं, पहले तो मैं ये बताऊं आपको, फिर अपन सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बैटरी टोटल चार्ज कितना देगी। अब बैटरी टोटल चार्ज कितना देगी ये डिपेंड करेगा कि पूरा जो सर्किट है उस पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस कितना है ना। जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन किए, उसमें लिखा हमने Q = C × V, है ना। तो C इक्विवेलेंट × V, तो C इक्विवेलेंट जितना होगा उसके हिसाब से Q चार्ज आएगा, क्योंकि V तो अपनी लगी हुई है 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, पूरे तीनों की तीनों जो कैपेसिटर है इनका C इक्विवेलेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे सर्किट का। फिर लगाएंगे Q = CV, तो C इक्विवेलेंट × V, उससे ये पता चलेगा कि बैटरी कितना चार्ज देगी, ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना सॉल्व करते हैं, फिर आगे कहानी आगे सुनाऊंगा, ठीक है बेटा। चलो देखो अब इसमें अगर आप देखो
तो देखो इसका ये वाला टर्मिनल, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम उससे जुड़े हुए हैं। इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम वायर से जुड़े हुए हैं। मतलब ये दोनों कैसे हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों, ये नहीं है अभी पैरेलल में क्योंकि इधर बैटरी लग गई है ना। हालांकि इसका भी ये वाला और ये वाला तीनों सेम से जुड़े हैं, लेकिन ये वाला तो सेम से नहीं जुड़ा ना, है ना, इसीलिए। तो अभी तो इन दोनों की बात करेंगे। ये दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों हैं पैरेलल में, ठीक है। आप चाहो तो इसको मैं बनाऊं कि दोबारा बनाऊं? देखो कुछ नहीं है, ये वाला जो एंड है ना, इसमें जो इतना लंबा वायर है ना, ये लंबे वायर को काट कर फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं है। ये डायरेक्ट इसको घुमा के यहाँ जोड़ दो ना, लंबे वायर से ऐसे करके जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। इमेजिनेशन टेक्निक, लंबा वायर ये जो पूरा है ये कोई काम का नहीं है ना, ये तो वेस्टेज है। तो इसको काट के और इसको डायरेक्टली तो घुमा के ऐसे यहाँ जोड़ दो, तो आपको दिख जाएगा कि ये ऐसे में जुड़ेगा ना, तो ये पैरेलल हो जाएंगे दोनों। तो दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो इन दोनों का सी इक्विवेलेंट निकालें तो कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरड हो जाएगा इन दोनों का। इन दोनों का सी कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरड। अब नया बनाना पड़ेगा, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नया डायग्राम बनाओ स्टेप बाय स्टेप, तभी सही आएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसका नया डायग्राम बनाए, देखो ये लगा हुआ है बेटा C1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। और ये लगी हुई थी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना बेटा। अब ये यहाँ पे देखो, इसके एंड से तो ये जुड़ा हुआ है, तो ये एक कैपेसिटर ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे जुड़ जाएगा। अब ये दोनों कैसे हैं बेटा, सीरीज में। ये है C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों सीरीज में है, तो अब सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, इन दोनों का फाइनल जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, अच्छा ये तो सीरीज में है, 10 है तो 10/2, C/2 10 है ना, तो हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो आप, C/2 हो जाएगा, मतलब 10/2 माइक्रोफैरड। तो C इक्विवेलेंट कितना है बेटा, 5 माइक्रोफैरड। तो अभी तो अपन ने क्या देख लिया, अभी तो हम लोगों ने ये देख लिया कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। वो कितना है बेटा, अपना है 5 माइक्रोफैरड। अब देखो अपन टोटल चार्ज लिखे, टोटल चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी टोटल चार्ज कितना सप्लाई कर रही है, तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C कितना है, 5 माइक्रो 10⁻⁻⁻6। वोल्टेज कितना है, 6, तो 6 5 जो 30। तो यहाँ से बैटरी ने सप्लाई किया बेटा 30 माइक्रो कूलम, 30 माइक्रो कूलम चार्ज सप्लाई किया बैटरी ने, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये सर्किट को ध्यान से देखना। तो देखो, अगर आप देखो तो यहां से गया Q चार्ज, देखना बेटा, मैं इधर बनाता हूं, देखो इसका नया सर्किट। एक काम करो, पहले तो आप इसको नोट कर लो, नया सर्किट नए तरीके से समझाऊंगा, पहले इसको नोट करो बेटा अच्छे से, है ना। फिर मैं अभी अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा कि C1 C2 C3 पे कितना कितना चार्ज आएगा। इसको बना लो पहले, तो अच्छे से नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कर लो। तो अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो जो डायग्राम है उसको मैं दोबारा बनाता हूं, है ना। देखो जरा, ये डायग्राम दिया हुआ है, और ये दोनों पैरेलल है, तो मैं यही पैरेलल लगा देता हूं ताकि आसान हो जाए अपने को देखने में। ये लो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपना 10 माइक्रोफैरड C1, ये है C3 5 माइक्रोफैरड, और ये है C2
ये भी है 5 माइक्रो फैराड, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है ना बेटा, सही है। अब देखो ये बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, ये बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। बैटरी ने टोटल चार्ज कितना दिया 30 माइक्रो कूलम, तो टोटल चार्ज गया 30 माइक्रो कूलम। अब ये देखो ये फ्लो कैसे जाएगा, अब कैपेसिटर तो ये रास्ते में ही आ गया, तो सीरीज में है इसके तो रास्ते में ही आ गया, तो इसमें कितना चार्ज होगा 30 माइक्रो कूलम, है ना। तो यहां से अपने पास आ गया बेटा Q1 की वैल्यू कितनी होगी, Q1 इज इक्वल टू 30 माइक्रो कूलम आ गया। अब देखो बेटा 30 माइक्रो कूलम यहां से फ्लो होते हुए गया Q, ये Q आ रहा था, एरो बना रहा हूं, एरो बनाते नहीं है वैसे, ये Q आया। अब Q चार्ज के पास दो रास्ते हैं, इधर जाने का और इधर जाने का, तो ये डिवाइड होगा। और डिवाइड कैसे होता है वो डिपेंड करता है किस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटेंस कितना है, C1 C2 की वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, जब आएगा अपन बाद में देखेंगे, अपने सामने आएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में भी एक जो Q चार्ज है 30 माइक्रो कूलम, यहाँ से यहाँ तक तो सेम फ्लो हुआ क्योंकि एक ही रास्ता था फ्लो होने का। अब यहाँ से दो रास्तों में डिवाइड हो गया पाथ, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा चार्ज। चूंकि इन दोनों कैपेसिटेंस की कैपेसिटी सेम है, तो जो चार्ज है वो आधा आधा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये कैपेसिटी 10 होती और ये 5 होती तो फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन आता, वो अपन निकालते अलग अलग निकाल देते, Q1 इज इक्वल टू C इंटू B, अभी भी निकाल दो, उसमें क्या है। जैसे Q2 की बात करें, मान लो इसमें चार्ज आया Q2, इसमें चार्ज आया Q3, इसमें तो Q आएगा। तो अब देखें Q2 की वैल्यू क्या लिखेगी बेटा, ये C3 Q3 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो Q2 की वैल्यू देखें तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू CB, तो C इंटू B। अच्छा एक चीज और देखो अब इंटरेस्टिंग, अगर इसमें मुझे आप लिखना है मुझे सेकंड पे Q2 पे कितना चार्ज आया, तो देखो C2 तो मुझे मालूम है, अब मुझे इस पे B भी निकालना पड़ेगा, भी निकालना पड़ेगा ना कि इन दोनों के एंड पे पोटेंशियल कितना है, तब जाके मैं निकाल पाऊंगा, ठीक है ना। अब B कितने वोल्ट का लगा रखा है 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का लगा रखा है बेटा। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो इन दोनों पे और एक इन दोनों पे। मान लो यहाँ V1 है और यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको V2। इस पे जितना होगा उतना इस पे होगा, तो इस पे भी पोटेंशियल कितना होगा बेटा V2 होगा। समझे कि नहीं समझे। तो देखो इसका चार्ज मालूम है इस वाले का, इसकी कैपेसिटी भी मालूम है, तो इसको V1 में पता चल जाएगा। देखो V1 क्या लिखेंगे, अपना काम का नहीं है लेकिन वो तो मैं बता रहा हूँ वैसे। देखो V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। Q1 कितना है बेटा 30 माइक्रो कूलम, C1 कितना है बेटा 10 माइक्रो फैराड। 3 आ गया, 3 वोल्ट आ गया, तो 6 यहाँ लगाया था तो इसमें 3 आ गया, तो 3 यहाँ आ गया, क्योंकि टोटल नेट तो 6 होना चाहिए, तो यहाँ भी 3 वोल्ट आ गया और यहाँ भी 3 वोल्ट आ गया, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ देखो 3, तो देखो आंसर वही आएगा। देखो पहले तो पहला मेथड तो ये है कि यहाँ से 30 आया और इन दोनों की कैपेसिटी सेम थी, कैपेसिटी सेम होने के कारण आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 30 में से इस पे 15 आना चाहिए और इस पे कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अपने हिसाब से तो Q2 की वैल्यू 15 माइक्रो कूलम होना चाहिए बिना सॉल्व किए, और Q3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 15 माइक्रो कूलम। अब अपन मैथ से निकाल देते हैं। देखो Q2 की वैल्यू क्या लिखेंगे C2 इंटू V2। C2 कितना है बेटा 5, V2 कितना है 3, तो देखो आ गया ना ये माइक्रो कूलम। तो Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा 15 माइक्रो कूलम, ये आ गई। और इन द सेम वे इसमें निकाल लो, तो Q3 की वैल्यू निकालें तो C3 इंटू V3। अब V3 तो V2 के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। कैसे हैं पैरेलल, तो आप ऐसे देख लो इसको, V3 की वैल्यू भी कितनी होगी 3 ही होगी, है ना, तो ये V3, तो C3 है 5 और ये हो जाएगा 3 माइक्रो लगा हुआ है ऑलरेडी, माइक्रो कूलम,
तो देखो वही आया Q3 की वैल्यू भी 15 माइक्रो कूलम। तो दोनों मेथड से मैंने आपको दोनों ही मेथड यही सिखा दिए कि अगर अलग अलग कैपेसिटेंस होते तो कैसे सॉल्व करते, और सेम है तो अपन तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो मैंने पहले ही बता दिया था आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये मैथ से भी निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। बस अपने को अलग मैथ से निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज करना पड़ी, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना पड़ा और यहाँ पे निकालना पड़ा। यहाँ पे निकला तभी यहाँ पे निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये ना, इसको आप नोट करो, ठीक है। फिर अपन और आगे क्वेश्चन करेंगे, कर लो आराम से नोट बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइंड द equivalent capacitance of the combination of capacitors between the points A and B, between the points A and B as shown in figure, as shown in figure. Also calculate the total charge, also calculate the total charge that flows in the circuit, also calculate the total charge that flows in the circuit when a 100 volt battery, when a 100 volt battery is connected between A and B, is connected between A and B, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। चलो देखो फोटो बनाए, फोटो देखो भाई, फोटो क्या दिया हुआ है। जो सर्किट सॉल्व होता है ना बेटा, सर्किट सॉल्व करना एक तरीके का नशा है, समझे ना। जिसको समझ में आने लगता है उसको मजा आने लगता है इनको सॉल्व करने में, और जिनको समझ नहीं आता तो कहते हैं कहाँ फालतू की मगजमारी, क्या है ये, क्या करें। तो समझ आप, बस यही तरीका है इसका, मन लगा के जो पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहो और नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जितने क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे उतना ही मजा आता जाएगा, और जितना मजा आता जाएगा उतनी ज़्यादा और क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा होगी, और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा होगी तो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और इच्छा होगी, और इच्छा होगी तो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बात है। और उसने अपने से पूछा है बेटा, ये सर्किट दिया हुआ है और ये पूछा उसने कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है बैटरी से। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, उसने पॉइंट्स दिए ए एंड बी, इन पॉइंट्स को छेड़ते नहीं है कभी भी, समझे। ये जो दो पॉइंट्स दे रखे ना ए एंड बी, इसका मतलब ये होता है ए और बी के बीच में बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स को छेड़ते नहीं, हमेशा ये फिक्स रहना चाहिए। जब भी अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते समय उसने जिन 2 पॉइंट्स के बीच में पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उनको आखिर तक नहीं छेड़ेंगे,
उनको जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे, उनके बीच में जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनका इक्विवेलेंट निकालते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, अगर कहीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर उसने पूछा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना, तो आंसर भी अलग अलग आते हैं। जैसे अगर वो पूछे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, तो आंसर कुछ और आएगा। अगर वो पूछे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालो, तो आंसर कुछ और आएगा। समझे ना? तो ये बात ध्यान रखो, जिन पॉइंट्स के बीच में वो कैपेसिटेंस पूछता है उनको छेड़ते नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो फिर मुसीबत हो जाती है। छेड़ने से मुसीबत होती है, सीधी सी बात है, ठीक है ना बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बेटा ये देखना पड़ती है, पूरा सर्किट एकदम सॉल्व नहीं होता, टुकड़ों में सॉल्व करना पड़ती। नजर का खेल है। किसका खेल है? नजर का। देखो जरा, आप इसमें देख पा रहे हो, अब बैटरी यहाँ लगी हुई है, मान लो ये बैटरी लगी हुई है दोनों एंड पे, यहाँ पे है ना। बैटरी ने चार्ज दिया, कुछ यहाँ टूट के चला गया, कुछ यहाँ टूट के चला गया। इसमें जो टूट के गया होगा वो इस पूरे पाथ में सेम जाएगा। मतलब ये तीनों के तीनों कैसे हैं? ये तीनों कैसे हैं बेटा? सीरीज में। और यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो दो टुकड़ों में टूटेगा। तो ये दोनों कैसे हुए? पैरेलल में। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा और इन तीनों में सेम होगा, ठीक है ना। कितना होगा वो उस पर अपना दिमाग नहीं लगाना, लेकिन जितना भी होगा, इसमें जितना होगा उतना ही इसमें जाएगा, उतना ही इसमें जाएगा, क्योंकि तीनों सेम रास्ते में है और कोई रास्ते ही नहीं है। इसमें जितना आएगा वो दो टुकड़ों में टूटेगा, समझ गए। तो अपन इसका निकालें सी इक्विवेलेंट, इसको मान लेते हैं C1 नाम दे देते हैं इन तीनों के इक्विवेलेंट को। तो देखो 60 60 60 के 3 है, तो 60/3 हो जाएगा, क्योंकि तीनों CC कैपेसिटी के हैं, तो C/3। तो क्या लिखें बेटा? 60/3 माइक्रोफैरड। तो कितना आया? 20 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। अब इन दोनों का निकालें। इन दोनों की कैपेसिटेंस को बोलते हैं C2। तो कितना जाएगा? 10 और 10 पैरेलल में जुड़े हुए, 20 माइक्रोफैरड। अब बनेगा नया फोटो। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होना चाहिए। नया फोटो नहीं बनाओगे, नया डायग्राम नहीं बनाओगे, तो आप मुसीबत मोड़ लोगे, सीधी सी बात है। ये आलस नहीं होना चाहिए सर्किट को सही से सॉल्व करने के लिए। तो अपन इसको नए तरीके से बनाएंगे। देखो, अब इस सर्किट को नया कैसे बना सकते हैं, देखना। ये तो रहा हमारे पास ए पॉइंट, ये रहा बेटा 40 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस, ठीक है ना। अब देखो, इन तीनों की जगह मैं एक लगा सकता हूँ, एक लगा दो, ये लगा दी। कितना लगा है? 20 माइक्रोफैरड। देखो ये तीनों, उसके बाद में सीधा बी पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट है। और इसके बाद यहाँ से नहीं, 40 के बाद लगा हुआ है बेटा, ये है ना, ये एक कैपेसिटर लगाएंगे। इसको अपन ने नाम दिया था कितना? C1। इसको नाम दिया अपन ने C2, है ना। C2 = 20 माइक्रोफैरड, ठीक है ना बेटा। इन दोनों को लगाएंगे। ओ माय गॉड, थोड़ा नीचे खींच लो यार, सुंदरता मेंटेन रहना चाहिए। देखो जरा, ये रहा, ये तो आ गया बेटा, ये हो गया बी पॉइंट, ये, ठीक है ना। अब देखो जरा, ये था अपना C1 और ये है C2 = 20 माइक्रोफैरड। अब अगर ध्यान से देखें तो देखना बेटा, इसका ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये एंड सब सेम है। मतलब ये बी है तो ये भी बी, और ये भी बी, और ये भी बी। और मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये है A', तो देखो ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों A' और B के बीच में जुड़े हुए हैं। देखो इसकी वाली प्लेट A' पे जुड़ी हुई है और ये वाली B पे। ऐसे इस वाले कैपेसिटर की एक एंड A' और दूसरा B। तो ये दोनों कैसे हुए? कैसे हुए बेटा? पैरेलल में, है ना। तो इन दोनों का अब नया फोटो बनाएंगे। बनाओ चाहे मत बनाओ, पैरेलल में समझ आ गया ना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। कितना आया इन दोनों का? C =
दोनों सेम है, 20 के ऐड हो जाएंगे, 40 हो जाएगा। 20 + 20 माइक्रोफैरड, तो इन दोनों का सी आया बेटा 40 माइक्रोफैरड। अब देखो इन दोनों की जगह ए लगाते हैं, देखो तो अब इसका नया डायग्राम बनेगा ऐसा। ये तो ए पॉइंट, ये लगा हुआ है 40 माइक्रोफैरड, और इन दोनों का भी आया बेटा 40 माइक्रोफैरड, और ये हो गया बी एंड। अब देखो ए और बी के बीच में, देखो अपन ने ए और बी को स्टार्टिंग से लास्ट तक नहीं छेड़ा, देखो ऐसे ही है। इसके बीच में जो कैपेसिटर थे उनको जरूर छेड़ा। अब देखो ये 40 और 40 कैसे हुए बेटा सीरीज में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया, फाइनल जो इक्विवेलेंट आया वो आया 20 माइक्रोफैरड, क्योंकि सेम है ना, 40 के दो हैं तो 40/2 मतलब 20। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, अब हमारे पास आ गया पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड क्यों पूछा है, बैटरी ने कितना चार्ज दिया, तो टोटल चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी सी इक्विवेलेंट इनटू वी, ठीक है ना। तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 × 10⁻⁻⁶, और बैटरी के बीच में वोल्टेज कितना लगाया था उसने 100। तो देखो बेटा चार्ज आ गया, 3 जीरो ने 3 जीरो को मारा, 2 मिली कूलम आ गया। ये क्या है, ये है सप्लाइड बाय बैटरी, चार्ज सप्लाई बाय बैटरी। बैटरी ने इतना चार्ज सप्लाई किया कि नहीं किया, 2 मिली कूलम, ठीक है ना बेटा। इसको नोट करो, फिर और आगे नए नए क्वेश्चन देखेंगे। कर लो जल्दी से नोट। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो लिखो लिखो। If C1 is equal to 3 picofarad, if C1 is equal to 3 picofarad and C2 is equal to 2 picofarad, C1 is equal to 3 picofarad and C2 is equal to 2 picofarad, calculate the equivalent capacitance of the given network. Calculate equivalent capacitance of the given network बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो बोला ना ए एंड बी, उनको नहीं छेड़ना, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। चलो देखो भाई, C1 दे रखा है 2 पिकोफैरड, C1 दे रखा है 3 पिकोफैरड, C2 दे रखा है 2 पिकोफैरड। हो चलो देखो देखते देखते देखते, ठीक है। ये फोटो बनाओ भाई, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ए और बी जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे, इनको नहीं छेड़ेंगे। इनके बीच में जो कैपेसिटर है इनको खूब छेड़ो, आपसे किसी ने मना नहीं किया, ठीक है ना बेटा। ये C1 दिया हुआ है, ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C1 है। और C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा उसने, C1 की वैल्यू दे रखी 3 पिकोफैरड। पिको मतलब कितना होता है बताओ, पिको मतलब कितना होता है,
ठीक है, चलो देखो अब देखा जाए, देखना बेटा, अब आप समझ गए होंगे यहाँ से जो भी चार्ज आएगा वो इन तीनों में सेम फ्लो होगा। तो ये तीनों के तीनों कैसे हो गए, सीरीज में यहाँ बैटरी लगी हुई है, जिन पॉइंट्स के बीच में बोलते हैं ना उन पॉइंट्स के बीच में बैटरी मान लो, तो बैटरी है, यहाँ से चार्ज आया तो रास्ते में गया, तो इधर गया कुछ इधर गया, इधर जो गया वो इन तीनों में सेम जाएगा। जैसे इन तीनों में जो भी चार्ज सेम जाएगा तो ये तीनों सीरीज में हो गए। तो इनका इक्विवेलेंट आया बेटा, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है ना। तो अपन निकाल लेंगे यार, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 2 प्लस 3। तो 1/c इक्विवेलेंट आया बेटा यहाँ से 7/6। तो इसको उल्टा करो, अपने को सी इक्विवेलेंट चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़े बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं, ये 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू है बेटा 7/6, अपने को तो सी इक्विवेलेंट करना है। तो सी इक्विवेलेंट कितना है यहाँ 6/7। ये तो इनका आया है, इनका पूरे सर्किट का नहीं, इनका सी इक्विवेलेंट आया तीनों का। अब क्या बनाएंगे, नया फोटो है ना। तो देखो अब इसी का नया डायग्राम सिंप्लीफाइड। अब एक स्टेप पार कर लिया अपन ने, अब इसका और कोई चारा नहीं, अपने को ये बनाना पड़ेगा। जितना आलस करोगे उतनी तकलीफ होगी, सीधी सी बात है। ये B, ये है अपना C1, ये था C2। इन तीनों की जगह एक अकेला लगा दो। कितना है ये 6/7। C2 कितना है भाई 2, C1 कितना है 3 पिकोफैरड और ये कितना है 3 पिकोफैरड। अब ये दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 प्लस 6/7। पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे है ना, पैरेलल में ऐड हो जाता है। तो क्या लिखे बेटा 20/7 आ जाएगा इन दोनों का। अब इन दोनों का आ गया, अब नया फोटो बनाओ। तो नया फोटो क्या बनेगा बेटा, इसका देखो C1 इज इक्वल टू 3 पिकोफैरड और इन दोनों का आया बेटा 20/7। और ये पहले से दिया था अपने को, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। आप स्टार्टिंग से देख रहे हो मैं कभी भी इन A और B को नहीं छेड़ रहा हूँ क्या, नहीं छेड़ रहा। अब देखो A और B के बीच में तीनों, यहाँ से कोई चार्ज जाएगा तो ऐसे फ्लो के B में चला जाएगा। तो ये तीनों अब कैसे हैं सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालें। तो देखो भाई इन तीनों का जब निकालते हैं अपन इक्विवेलेंट, तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 20/7। तो एलसीएम आ गया बेटा 21। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 प्लस 60। तो 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू आई यहाँ से 74/21। तो 74 कुछ जाएगा फिर, कैलकुलेट कुछ करें। कुछ गड़बड़ की हम लोगों ने, 20/7 तक भी सही है, 7/20 अच्छा ये गड़बड़ कर दिया। 20/7 आया ना इन दोनों का, तो 7/20 कैसे हो गया। अच्छा हाँ ये देखो गड़बड़ हो गया, मैंने 20/7 डायरेक्ट लिख दिया। ये ऐसा लिखते 20/7 है ना, तो 20/7 ऐसा देखा, मिस्टेक हो गई ना एक। चल चेक कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 60 है ना। तो इससे जाएगा बेटा कितने टाइम 20 टाइम। तो 20 प्लस 20 प्लस 21 3 टाइम जाएगा, 7 3 या 21। तो 1/c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है बेटा 61/60। तो यहाँ से इसको उल्टा कर लो, अपने को तो क्या चाहिए सी इक्विवेलेंट चाहिए। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई 60/61। पिको में चल रहा है सब कुछ, तो पिको फैरड
सब कुछ पिको में था, मैंने कहीं किसी को छेड़ा नहीं, सब पिको में था, आंसर भी पिको में ही आया। तो अपना आंसर आ गया बेटा इसका 60/61 पिको फैरेड, ठीक है ना। अब इसको नोट करो, फिर अपन एक क्वेश्चन और आगे करेंगे, ठीक है। करो इसको नोट जल्दी से। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द नेटवर्क शोन इन फिगर, फ्रॉम द नेटवर्क शोन इन फिगर, find the value of capacitance C, find the value of capacitance C if the equivalent capacitance, if the equivalent capacitance between points A and B, if the equivalent capacitance between points A and B is to be 1 microfarad, is to be 1 microfarad, all capacitance are in microfarad, all capacitance are in microfarad, ठीक है ना। सर्किट डायग्राम दिया हुआ है वो बनाते हैं। देखो बेटा ऐसे दिया हुआ है, ये बी एंड है और ये ए एंड है, इनको छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बेटा इसने दे रखा है, ये है C1, C1 C2 छोड़ो, ये है 8 माइक्रोफैरड, सब माइक्रो में है। ये 8 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और ये है C। और इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बेटा A और B के बीच में, वो उसने दे रखा है 1 माइक्रोफैरड। तो सीधी सी बात है, अभी तक अपन क्या करते थे, अभी तक अपन हर क्वेश्चन में C इक्विवेलेंट निकालते थे। अब इस क्वेश्चन में उसने C इक्विवेलेंट दे दिया, C इक्विवेलेंट दे दिया और वो C अननोन है, तो C पूछा है, कोई बात निकल लेंगे। अब देखो बेटा पूरे सर्किट में छोटी छोटी चीज़ों की फॉर्म, छोटे छोटे सर्किट्स के फॉर्म में सोचो। देखो अगर यहाँ से कोई भी चार्ज आया तो ये दोनों तो पैरेलल में दिख रहे हैं अपने को सीधा, और ये तीनों जो है, नहीं ये तीनों नहीं, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से जो चार्ज आएगा वो इन दोनों में सैंपल होगा, ऐसे यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझ गए ना। और यहाँ पे जो चार्ज गया, यहाँ पे जो चार्ज गया, तो देखो ये जो पूरा आएगा इसका और ये जो पूरे हैं ये दोनों फिर पैरेलल में होंगे, वो बात की बात है। अभी अपन इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है वो देखते हैं। इन दोनों का आ गया 4 माइक्रोफैरड है ना, और इन दोनों का आ गया, ये दोनों सीरीज में है ना, तो 6 × 12 अपॉन 6 + 12 कितना आ गया बेटा, C1 C2 अपॉन C1 + C2 लगाया, 6 × 12 अपॉन 18, तो 6 1 जा 6 3 जा 4 आंसर आ गया बेटा। तो इनका कितना आएगा, 4 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है, माइक्रोफैरड चिपका दो लो, इनका आ गया 4 माइक्रोफैरड। अब बनेगा नया सर्किट, देखो नया सर्किट कैसा बनेगा, ये है इट इज
ये 8 एज इट इज, ये C, ये A पॉइंट, इन दोनों की जगह 4 लगा देंगे अब। तो ये 4 माइक्रो फैरड है ना, जो अभी अपन ने निकाला है, और ये वाला 1 माइक्रो फैरड एज इट इज, इन दोनों की जगह लगाएंगे अब। कितना लगाएंगे बेटा? 4 माइक्रो फैरड, और ये वाला 4 पहले से ही था, है ना, और इस तरीके से ये B पॉइंट। अब देखो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक दिखना चालू हो जाएंगे, बस बनाओ तो सही आप। ये दोनों सीरीज में और ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 8 माइक्रो फैरड हो जाएगा, और इन दोनों कितना हो जाएगा, 8 × 4 अपॉन 8 + 4, C1 C2 अपॉन C1 + C2, उसमें है ना ये सीरीज में, तो 8 × 4 अपॉन 12, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, तो बेटा इन दोनों का आया 8/3। कितना आया? 8/3, ठीक है ना। अब देखो, अब नया सर्किट बनाएंगे अपन। ये देखो बेटा, ये A पॉइंट, ये C है जिसकी वैल्यू निकालना है, ये 1 माइक्रो फैरड है, ये है अपना 8/3, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो है 8, और ये जुड़ी हुई है बैटरी भी। अब देखो जरा, ये दोनों पैरेलल में नहीं है अभी, क्योंकि ये बीच में अटका हुआ है। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों सीरीज में है, तो 1 और 8 इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाले, तो 1 × 8 अपॉन 1 + 8, तो ये आ जाएगा बेटा 8/9। अब ये जो आंसर आएगा वो और ये सीरीज में पैरेलल में होंगे, ठीक है ना। तो दोबारा बनाओ नया, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, आलस नहीं करना बेटा सर्किट डायग्राम बनाने में, क्योंकि चैप्टर ही सर्किट का है, और अगर आप उसी में कंजूसी करोगे तो फिर चैप्टर थोड़ी सीखा आपने। ये हो गया अपना 8/3, ये हो गया C, ठीक है, और ये दोनों हैं 8/9, और ये B पॉइंट है। अब देखो ये दोनों पैरेलल में क्लियरली दिख रहे हैं, है ना, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 8/3 + 8/9, ठीक है ना। तो 9 LCM आ गया, 8 3 = 24 + 8, तो कितना आया, 32/9 आ गया, 32/9। अब देखो नया सर्किट देखना, नया सर्किट देखना बेटा, ये C है, ये A है, और ये आया है 32/9, और ये है B, और इन दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस है वो अपने कितना दे रखा है बेटा, 1 माइक्रो फैरड दे रखा है, कितना दे रखा है, क्वेश्चन का आ गया, 1 माइक्रो फैरड दे रखा है, इन दोनों के बीच में दे रखा है 1 माइक्रो फैरड, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों है सीरीज में, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएं। देखो यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ इतनी सी जगह में, देखो अब सीरीज वाला फॉर्मूला लगाया अपन इसमें, तो सीरीज वाला फॉर्मूला क्या है बेटा, C1 C2 अपॉन C1 + C2, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, है ना, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 + C2। एक काम करो ना, इसको ऐसे लिख लो, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 + 1 अपॉन C2। अब देखो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी दे रखी, 1, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन 1। C1 की वैल्यू कितनी, C इज इक्वल टू C + C2 की वैल्यू कितनी बेटा, 32/9। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ गड़बड़ होती है, अपॉन में C लिखते हैं ना, तो 32/9। अब देखो C एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो 1 अपॉन C की वैल्यू हो गई 1 - 9/32, इसको लिख सकते हैं 32 - 9/32। तो 1 अपॉन C की वैल्यू हुई बेटा 32 में से 9 गए तो 23, 23/32। इसको उल्टा करो तो C की वैल्यू आएगी बेटा 32/23। सब कुछ माइक्रो में थे, माइक्रो फैरड, ये आंसर आएगा।
कितना आंसर आ रहा है चेक कर लेते हैं। कहाँ गया भाई, 32/23 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है ना बेटा। तो आज हम लोगों ने देखे, आपको ये क्लियर दिख तो रहा है ना सब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। इसको नोट करो, सबसे पहले ये था, फिर ये था, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये वाला सर्किट है और ये कैलकुलेशन है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या है, करो इसको नोट जल्दी से।